जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स रिपीटेड क्वेश्चन के दूसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पिछले ग्रुप डी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो अलग अलग शिफ्ट में रिपीट किए गए थे। दोस्तों, क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, लेकिन ये रिपीट किए गए हैं तो एक नजर देख लेना अच्छा रहेगा। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। ऑप्शन है 50 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है -50 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 50 जूल, चौथा ऑप्शन है -50 जूल। बताइए ना बनेगा? आप कहेंगे आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है और इस वस्तु पर 10 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है और जैसे ही इस पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है, ये वस्तु बल के दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि ऊर्जी बल गुना विस्थापन होगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? चला Fs, F कितना है 10, विस्थापन कितना है 5, तो 10 बचे 50। आंसर कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 50 जूल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे मित्र, यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे, जब भी आपके क्वेश्चन में कहा जाए कि जो विस्थापन है वो बल की दिशा में है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, और अगर विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये चीज आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि अगर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और विस्थापन जो है वो बल के दिशा में है, जैसे कि बल इधर की ओर लग रहा है, बल इधर की ओर लग रहा है तो विस्थापन भी इधर ही हो रहा है। तो सर विस्थापन जो हो रहा है वो बल की दिशा में हो रहा है, तो जब भी विस्थापन बल की दिशा में होगा किया गया कार्य धनात्मक होगा, विस्थापन बल के दिशा के विपरीत दिशा में होगा किया गया कार्य ऋणात्मक। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी, लेकिन फिर भी ग्रुप डी को इसको रिपीट करना था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है वस्तु के प्रारंभिक वेग, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है बल और विस्थापन के बीच कोण, और चौथा ऑप्शन है लागू बल। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे आसानी से सॉल्व होगा। क्या है? आप सबों को मालूम है चला जी कि W इक्वल टू फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, जहां पे F क्या है? बल, S क्या है? विस्थापन, और cos थीटा क्या है? आप कहेंगे बल एवं विस्थापन के बीच का कोण, बल एवं विस्थापन के बीच का कोण है। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब भी हमको कार्य निकालना होगा तो हमको बल चाहिए, विस्थापन चाहिए, और बल और विस्थापन के बीच में जो कोण बन रहा है वो चाहिए। मतलब क्या हुआ कि किया गया कार्य जो है वो किस पे निर्भर करेगा? किया गया कार्य किस पे निर्भर करेगा? आप कहेंगे बल, विस्थापन और बल एवं विस्थापन के बीच बने हुए कोण पर, बाकी और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आप कहेंगे सर पहली ऑप्शन में वस्तु का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, और हम सबों को अच्छे से मालूम है कि जो किया गया कार्य होगा वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल, लेकिन फिर भी बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज आ जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य करने की गति कहलाती है। ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन है दाब, चौथा ऑप्शन है बल। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे बात की जाएगी किसकी? कार्य करने की दर की, कार्य करने की दर की, या फिर बात की जाएगी कार्य करने की गति की, कार्य करने की गति की, दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्य करने की दर हो या फिर कार्य करने की गति हो, क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगा, जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला W/T होता है, यानी कि कार्य बटा समय होता है। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि कार्य करने की गति कहलाती है। आप कहेंगे शक्ति, तो सही आंसर क्या होगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो ऊर्जा भी दिया हुआ है, तो भाई बात
आप सभी ध्यान में रखना, जहां पे भी हम लोग बात करेंगे किसकी, कार्य करने की क्षमता की, किसकी बात करेंगे, कार्य करने की क्षमता, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। और चलो जी आप सबों को ध्यान में रखना है क्या कि आपके ग्रुप डी एग्जाम में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से बथेरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। साथ ही संवेग के टर्म में क्या होता है? तो गुरुजी ke इक्वल टू p²/2m होता है, जहां पे p क्या है? संवेग है, और साथ ही साथ m क्या है? तो सर ये द्रव्यमान है। तो क्या कहिएगा? गतिज ऊर्जा के लिए ये दो फॉर्मूला होता है। और जब हम लोग बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो इसको हम लोग pe से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला mgh होता है, जहां पे m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है? वस्तु की ऊंचाई। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो दाब भी दिया हुआ है, तो मेरे में तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? F/A होता है, यानी कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी दाब कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, दाब का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है, और 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में बल भी दिया हुआ है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहिएगा कि वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है। ध्यान में रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में me से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ke से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चला जी आपसे पूछा जा रहा है कि me माइनस ke इक्वल टू व्हाट। क्या कहिएगा? आप सभी कहिएगा कि गुरुजी यूं तो हम सबों को मालूम है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होता है ये ke यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस p यानी कि स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में me इक्वल टू ke प्लस pe कह सकते हैं। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग यहाँ से me रखें और यहाँ से ke को इधर ले आए, तो आप कहेंगे माइनस ke इक्वल टू क्या हो जाएगा? pe। तो बड़ा ही सिंपल था कि जो सर आपसे क्वेश्चन करा जा है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू व्हाट, आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। बाकी इस टाइप का जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको 100% सॉल्व कर लेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो रासायनिक ऊर्जा दिया हुआ है, तो मेरे मतलब किसी भी केमिकल से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे हमारे ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा भी दिया हुआ है। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, और हम सभी क्या कह सकते हैं कि गुरुजी विद्युत से जो हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होती है वो विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नाभिक के विखंडन या फिर संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो दो प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। पहला, जब दो नाभिक आपस में जुट रहा होगा तब ऊर्जा उत्पन्न होगा, और दूसरा जब एक बड़ा सा नाभिक क्या हो रहा होगा तो सर टूट रहा होगा छोटे छोटे नाभिक में, तब भी क्या होगा? ऊर्जा उत्पन्न होगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी सर आपसे पूछा जाता है कि 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ऑप्शन है 15 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 15 केजी, तीसरा ऑप्शन है 19 पास्कल, और चौथा ऑप्शन है 15 वाट। मेरे मित्र इस क्वेश्चन को आप सभी बिना सॉल्व किए बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। जरा सा आप हमको ये बताइए कि द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे केजी, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? केजी में आएगा। तो एक नजर आप अपने ऑप्शन पे दोहराइए। आपके पहले ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 15 न्यूटन, आप कहेंगे नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में है 15 केजी, तीसरे ऑप्शन में 19 पास्कल, और आपके चौथे ऑप्शन में 15 वाट। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जो दूसरे ऑप्शन में 15 केजी है वो हमको क्या बता रहा है? ये वस्तु का द्रव्यमान है, जबकि तीसरे ऑप्शन में 19 पास्कल है, तो पास्कल तो दाब का यूनिट होता है। ऑप्शन सी ऐसे ही चला गया। ऑप्शन डी है 15 वाट, वाट शक्ति का यूनिट है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
लेकिन संतुष्टि ना मिले तो सॉल्व करके भी देख लेंगे। आपके क्वेश्चन में वस्तु का वेग है चला जी 4 मीटर पर सेकेंड और साथ ही गतिज ऊर्जा कितना है, तो गतिज ऊर्जा है आपका 120 जूल। आपसे पूछा जा रहा है m इक्वल टू व्हाट, k इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv स्क्वायर। ध्यान देंगे कि k आपका कितना है 120 जूल, साथ ही हाफ तो रहेगा ही रहेगा, m आपको निकालना है, वेग कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर है तो 4 गुना 4 हो जाएगा। क्या कहिएगा गुरुजी 2 गुना 4 हो जाएगा, 120 इक्वल टू 4 गुना 8 m हो जाएगा और 15 8 120 होता है, यानी कि जो हमारा द्रव्यमान होगा वो कितना आ जाएगा, तो 15 केजी आ जाएगा। तो मेरे मित्र जब भी आपको आपके ऑप्शन में इस तरह के 3 अलग अलग ऑप्शन अलग अलग यूनिट के साथ हो और एक ऑप्शन आपका जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके यूनिट के हिसाब से हो, तो आप बिना सॉल्व किए भी आंसर टिक कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही खुशियारी सा सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। बताइए क्या जरूरत था इसको रिपीट करने का, लेकिन फिर भी रेलवे को चूल मचा हुआ है। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसमें मास कितना दिया हुआ है 10 केजी और साथ ही वेग कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जा रहा है के क्या होगा, आप कहेंगे हाफ mv स्क्वायर। लगाइए सर फॉर्मूला हाफ इंटू मास कितना है 10 केजी v स्क्वायर, तो 5 गुना 5 चला जी 2 5 10 25 25 50 125, यानी कि जो आपका गतिज ऊर्जा होगा वो कितना हो जाएगा 125 जूल। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आपके हेयर गुरुजी पहले के ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। आप कहेंगे सर अभी ना बताएं, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में स्थितिज ऊर्जा है। आप कहेंगे कि गुरुजी स्थितिज ऊर्जा तीसरे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में उष्मीय ऊर्जा है, तो भाई मेरे उष्मा से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम लोग उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे सर दूसरे ऑप्शन में रासायनिक ऊर्जा है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, और आपके चौथे ऑप्शन में नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल सर। आपसे पूछा जा रहा है कि बल इक्वल टू व्हाट। मेरे मित्र बताइए ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे सर 100% सॉल्व हो जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल ये भी सर। आपसे पूछा जा रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करें। और इस क्वेश्चन को भी 2 बार रिपीट किया गया है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी सीधे सीधे संवेग की बात की जा रही है, जिसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू mv। चला जी आपके क्वेश्चन में मास कितना है, आप कहिएगा 50, वेग कितना है, आप कहेंगे 6 मीटर पर सेकंड। दोनों को गुना कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 300 केजी मीटर पर सेकंड। ध्यान में रखिएगा कि केजी मीटर पर सेकंड को आप केजी ms टू दी पावर -1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 300 केजी मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज हमारे दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि जो आपका संवेग है ये कौन सी राशि है, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी संवेग जो है ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और ध्यान में रखिएगा इसका यूनिट भी आप सबों को याद रखना होगा, क्योंकि इसके यूनिट से भी आगे के शिफ्ट में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। मेरे मित्र इस टाइप के प्रश्न में बहुत सारे मित्र उलझ जाते हैं, बहुत सारे मित्रों को पता ही नहीं चल पाता है कि हम लोग यहाँ पे आंसर क्या करें। तो आज इस प्रॉब्लम को आप जड़ से ही खत्म कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं गति के समीकरण की, किसकी बात करते हैं, गति के समीकरण की, तो गति का समीकरण किसके द्वारा दिया गया, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गैलीलियो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, गैलीलियो के द्वारा दिया गया। और ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग गति के नियम की बात करते हैं तो वो किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे न्यूटन के द्वारा दिया गया। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जिस तरह गति के लिए 3 नियम हैं, उसी तरह गति के लिए समीकरण भी कितने हैं, 3 ही हैं। और ध्यान देंगे
पहला समीकरण क्या लिखते हैं हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं। सवाल ये है कि जो गति का पहला समीकरण है ये किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताएगा। तो ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। बराबर की इस साइड क्या है, आप कहेंगे v से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर वेग को रिप्रेजेंट करते हैं। बराबर की इस साइड लास्ट में क्या है, आप कहेंगे t किसके लिए है सर, समय के लिए। तो बड़े ही शौक से आप सभी याद रखिएगा कि गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गति का दूसरा समीकरण किस दो भौतिक राशि के बीच में संबंध बताता है, यही कहानी यहाँ भी दोहराएंगे सर। बराबर की इस साइड क्या है, आप कहेंगे s, जिसको हम लोग विस्थापन या स्थिति बोलते हैं। अपनी लैंग्वेज को और स्टैंडर्ड करने के लिए हम लोग इसको स्थिति बोल देते हैं। और साथ ही बराबर की इस साइड लास्ट में क्या है, आप कहेंगे t है सर। ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर है, क्यूब है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है क्या t। तो क्या है सर, समय। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो गति का दूसरा समीकरण है ये स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। किसके बीच संबंध बताता है, आप कहेंगे स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ भी क्या करना है सर, सेम कहानी रिपीट करना है। बराबर की साइड v है, किसको बताएगा, आप कहेंगे वेग को बताएगा। इधर लास्ट में क्या है, आप कहेंगे s, इसको हम लोगों ने क्या कहा, विस्थापन या स्थिति। यहाँ पे भी हम लोग स्थिति ही बोल लेते हैं। आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी गति का जो तीसरा समीकरण है ये वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। किसके बीच संबंध बताता है, वेग और स्थिति के बीच संबंध बताता है। तो जब भी क्वेश्चन करा जाए आपसे कि वेग और समय के बीच में गति का कौन सा समीकरण संबंध बताता है, आप कहेंगे पहला। स्थिति और समय के बीच में गति का कौन सा समीकरण संबंध बताता है, आप कहेंगे दूसरा। और वेग और स्थिति के बीच में संबंध कौन बताता है, आप कहेंगे गति का तीसरा समीकरण। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तीसरे ऑप्शन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखा हुआ है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण, बताइए ना सॉल्व होगा। आप कहेंगे आसानी से हो जाएगा सर, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सबों को मालूम है कि जो गति का दूसरा समीकरण है इसको हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यह s स्थिति को बताता है और जो यहाँ पे t है ये समय को बताता है। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्थिति समय का जो समीकरण है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सीधा कहाँ पे जाएंगे, तो सर जिस ऑप्शन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा उसको टिक कर देंगे। तो देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आप कहिएगा कि गुरुजी चौथे ऑप्शन में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा ऑप्शन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है s इक्वल टू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बताइए ना सॉल्व होगा, आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अभी जस्ट आपने बताया है। ध्यान देंगे आपके क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, स्थिति और वेग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, स्थिति और वेग की बात की जा रही है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी गति का जो तीसरा समीकरण है, गति का जो तीसरा समीकरण है उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आप कहते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते हैं। और यही तीसरा समीकरण किसके बीच में संबंध बताता है, आप कहते हैं स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताता है। चलो जी ध्यान में रखेंगे कि जो गति का तीसरा समीकरण है इसको हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, तो वी स्क्वायर लिख दिए सर, इस यू स्क्वायर को इधर ले आए, ये हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as भी क्या है, तो गति का तीसरा समीकरण है। ध्यान दीजिएगा, इसी को आप उल्टा के भी लिख सकते हैं कि 2as इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और मेरे मित्र समीकरण को आप किसी भी तरीके से लिखो, समीकरण को आप किसी भी तरीके से लिखो, ये किसके किसके बीच संबंध बताएगा, आप कहेंगे स्थिति और वेग के बीच संबंध बताएगा।
आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है, तो हमारे क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है 2as = v² - u², और आपने बताया कि गति का तीसरा समीकरण 2as = v² - u² के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब अगर आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।